पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। जैसा कि हम HEC यूसेट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए हम यूसेट के तमाम पोर्शंस को कवर कर चुके हैं। जस्ट एक साइंस सब्जेक्ट का पोर्शन रहता है जिसकी प्रिपरेशन हम इस वक्त कर रहे हैं और उसमें हम इस वक्त फिजिक्स के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं फिजिक्स की 2 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने फिजिक्स के 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया है जो कि यूसेट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 और चैप्टर्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि काफी हद तक इम्पोर्टेंट हैं और उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स भी शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो में कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ना करूँ, जस्ट टू द पॉइंट आपको प्रिपरेशन करवाऊँ, क्योंकि फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, हम सब जानते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम इतने डीप कॉन्सेप्ट्स ना देखें, जस्ट उसी हद तक कवर करें जिस हद तक यूसेट में आ सकता है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ समझने में मसला आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। क्योंकि मुझे बाकी स्टूडेंट्स ने तो कमेंट सेक्शन में नहीं बताया, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहा कि मैम आपकी जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ रही है फिजिक्स के हवाले से उनका टेक्स्ट क्लियर नहीं आ रहा, तो आप कोशिश करके नेक्स्ट वीडियोस में टेक्स्ट का थोड़ा ख्याल रखें। तो इस तरह की अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मेरी वीडियोस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम जो 2 चैप्टर्स कवर करने जा रहे हैं वो एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो मेजरमेंट्स, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, मोशन एंड फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, ये 4 वो चैप्टर्स हैं जो मैं कवर करवा चुकी हूँ और ये चारों चैप्टर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और ये किस तरह से कवर करने ये अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ। तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस में से ये चारों चैप्टर अच्छे से कवर कर लें और इनमें कोई चीज़ स्किप ना करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम करेंगे सर्कुलर मोशन और फ्लूइड डायनामिक्स। ये भी एक हद तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स बुक में बहुत ज़्यादा डीप कॉम्प्लिकेटेड लिखे हुए हैं और इनका उलझने वाला कॉन्सेप्ट है, जबकि हमें यूसेट के लिए इस तरह से प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि यूसेट में शायद किसी साल MCQs आ जाते हैं, किसी साल नहीं आते या बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट आपको वहीं से ही प्रिपेयर करवाऊँ जहाँ से MCQs आने के चांसेस होते हैं। तो आइए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन, और ये दोनों चैप्टर्स मैं आपको अपने नोट्स में से ही करवाऊँगी, बुक्स में से नहीं करवाऊँगी। सो बेसिकली ये मेरे नोट्स हैं सर्कुलर मोशन के हवाले से। तो इसमें मैंने जस्ट वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो कि कवर करना लाजमी है। अच्छा यहाँ पर मैंने सबसे पहले टॉप पर एक डायमेंशन लिखी है, क्योंकि मैंने नोट्स बना लिए थे, फिर मुझे याद आया कि ये डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है ml² t-1। तो आपने ये डायमेंशन याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। या तो आप डायमेंशंस निकालना सीख लें या डायमेंशंस याद कर लें, क्योंकि डायमेंशंस में से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद सर्कुलर मोशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इन दिस मोशन यानी सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम ऑल आर एंगुलर एंड ऑल आर वेक्टर्स। अच्छा इस मोशन में बेसिकली क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये एंगुलर होती हैं हमेशा, ठीक, क्योंकि सर्कल में मूव कर रही होती हैं। लेकिन ये सब हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ ही रहती हैं। अब हम आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर। तो हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैंने डेफिनेशन वगैरह यहाँ पर नहीं लिखी, आपने जस्ट ऊपर से कर लेनी है। यहाँ पर मैंने यूनिट्स लिखे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कौन कौन से यूनिट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि डिग्रीज, रेवोल्यूशन, रेडियन और आर्क। ये चारों यूनिट्स हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा यूज होता है, रेडियन। तो आपने रेडियन को अच्छे से याद रखना है, और रेडियन की वैल्यू 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के, ठीक। और ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि सबको मालूम होती हैं। 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2πr के, और जो कि बराबर किसके होता है 360 डिग्री के, ठीक। इसके अलावा है हमारे पास फार्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है S = r थीटा, ठीक। r हमारे पास रेडियन है और थीटा एंगल है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी सबसे पहले कहते किसे है एंगुलर वेलोसिटी, द रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम, यानी वो रेट जिस पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक।
उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है यू सेट के हवाले से, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। व्हेन डेल्टा टी अप्रोच जीरो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। जब हमारे पास क्या होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही होगी तो डेल टी यानी चेंज इन टाइम जब जीरो होगा उस वक्त जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही स्मॉल होगी। ठीक, यहाँ पर मैंने ये एक और पॉइंट साइड में लिखा है, डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, अलोंग द टेंजेंट। ये चीज भी याद रख लें। और उसके अलावा ये पॉइंट समटाइम एमसीक्यूज में आ जाता है कि एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी 90 डिग्री, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक, उसके बाद हमारे पास यूनिट है, एंगुलर वेलोसिटी को मेजर किया जाता है रेडियन पर सेकंड में। बेसिकली आप ये याद रख लें कि लीनियर वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड, तो आपने जस्ट मीटर की जगह रेडियन पुट कर देना है। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट भी कह सकते हैं, और इसकी डायमेंशन है जस्ट टी। ये आपने याद रखनी है। फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। अच्छा, ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम वी से शो नहीं करते। ठीक, डेल थीटा ये एंगल को शो कर रहा है और डेल टी ये चेंज इन टाइम को। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें आप ये याद रखें कि ये प्रोड्यूस किस वजह से होती है, ड्यू टू टॉर्क। एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी हमारे पास जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वही लीनियर एक्सेलरेशन की तरह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जस्ट मीटर को रेडियन से रिप्लेस कर देना है, बाकी सब सेम ही है। फार्मूला है A इज इक्वल टू डेल ओमेगा ओवर डेल टी। ठीक है, यहाँ पर डेल ओमेगा शो कर रहा है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को, डेल टी शो कर रहा है चेंज इन टाइम को। इसकी डायमेंशन है हमारे पास t-2। बाकी ये पॉइंट मैंने लिख दिया था, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं ये नीचे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, व्हेन बॉडी रोटेट इन सर्कल इट कवर बोथ लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये चीज जहन में रखें, जब हमारे पास एक बॉडी रोटेट कर रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी और एंगुलर भी। कैसे, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर एक सर्कल बनाकर शो करती हूँ, तो देखा जाए तो ये एंगुलर यानी सर्कल में मूव कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है, और ये आगे मूव कर रही है तो इसीलिए भी ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, एक आगे जाने वाली और एक सर्कल में मूव कर रही है इसीलिए। ठीक, नेक्स्ट है सो इट हैज बोथ लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, यानी जब हमारे पास एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है या रोटेट कर रही है तो ऑब्वियसली उसके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ऑब्वियसली उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगी। तो उसी तरह से उस बॉडी के पास लीनियर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने मेंशन किया है, व्हेन बॉडी मूव स्ट्रेट और रेक्टिलिनियर पाथ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब बॉडी हमारे पास स्ट्रेट मूव कर रही होती है यानी रेक्टिलिनियर पाथ पर, लेट्स सपोज ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, तो उस सिचुएशन में उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर वेलोसिटी एट द सेंटर विल बी जीरो, यानी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि हमारे पास अगर एक सर्कल है तो उसके सेंटर में लीनियर वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, उसके बाद है व्हेन पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर लीनियर वेलोसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब ये पार्टिकल सेंटर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और जब ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव कर रही होगी यानी बाहर मूव कर रही होगी तो उस सर्कमफेरेंस पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल पॉइंट्स ऑन अ रिज्ड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस do have the same angular displacement, angular speed and angular acceleration। यानी हमारे पास कोई रिज्ड बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है तो उसके बॉडी के हर पार्ट के अंदर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, सेम ही उनकी एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी होगी और सेम ही उनकी एक्सेलरेशन होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक,
उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर आपने सबसे पहली बात जो सेंट्रीपिटल फोर्स की याद रखनी है वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो परफॉर्म जीरो वर्क डन, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करती, ठीक। और इसका फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एफ क्या है, फोर्स, और सी शो कर रहा है सेंट्रीपिटल को, एम मास को शो कर रहा है, वी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, और आर शो कर रहा है रेडियस को, ठीक। यहाँ पर कुछ बातें हैं। डिस्प्लेसमेंट इन सर्कल, सर्कल के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स काज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। अच्छा, यहाँ मैं आपको बुक की एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो बेसिकली हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है, द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू अ सर्कल पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर ये एक एग्जांपल भी देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये बेसिकली स्ट्रेट मूव कर रहा है सीधा, पर एक फोर्स है जो कि इसे सर्कल में मूव करने पर मजबूर कर रही है टुवर्ड सर्कल, ठीक है। वो फोर्स इसके स्ट्रेट पाथ को सर्कल पाथ में कन्वर्ट कर रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक। उसके अलावा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में कुछ भी कवर करने की जरूरत नहीं है। ये नीचे भी जो मैंने पॉइंट लिखा है ये जस्ट एक्सेलरेशन के ही हवाले से है, तो बस आपने ये याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्सेलरेशन काज करेगी वो हमेशा कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगी, ठीक। और लास्ट में ये जो एक पॉइंट मैंने पेंसिल से लिखा है ये भी आपने कवर करना है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो सो वर्क डन विल बी जीरो, और जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है उस सिचुएशन में वर्क डन भी जीरो होता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने सबसे पहली चीज जो है वो फार्मूला याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू एल ओवर ओमेगा, ठीक है, या आप इसे I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पर I शो कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, L लेंथ को शो कर रहा है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक। और उसके साथ आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, I इनर्शिया को शो कर रहा है, M मास को, और R रेडियस के स्क्वायर को। आप ये दोनों फार्मूलाज याद रखें, फिर आपको जिस हिसाब से वैल्यूज दी गई होंगी आपने उसी हिसाब से सॉल्व करना है। हो सकता है आपको टेस्ट में इस हवाले से एक प्रॉब्लम दी जाए, लेकिन इजी होगी, इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक। यूनिट आपने याद रखना है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और उसके साथ डायमेंशन याद रखनी है, डायमेंशन है ML-2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन लाजमी कवर करें, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से पॉइंट्स लिखे थे अपनी प्रिपरेशन के लिए ताकि मुझे समझने में आसानी हो, तो मैं आपके साथ जस्ट वही शेयर कर रही हूँ। इन सिंपल इनर्शिया बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन, बट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी इन रोटेशनल मोशन। सिंपल इनर्शिया क्या होता है, सिंपल इनर्शिया बेसिकली तब होता है जब हमारे पास कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में हो, यानी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही हो, तो वो हमारे पास सिंपल इनर्शिया कहलाता है। लेकिन जब हमारे पास बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव कर रही हो तो उस वक्त जो इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसलेशनल मोशन, फोर्स इज अप्लाइड बट इन रोटेशनल मोशन टॉर्क इज अप्लाइड, ठीक। अब जाहिर सी बात है हमारे पास एक बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन में है, ठीक, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। सिंपली पीछे से फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो मूव कर रही है, ठीक। लेकिन अगर तो हमारे पास बॉडी सर्कुलर मोशन में है, यानी ये सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, तो उस सिचुएशन में इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हवाले से। नेक्स्ट है व्हेन वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी, टॉर्क विल अपोज इट एंड दिस अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली जब हमारे पास क्या होगा, एक बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव कर रही होगी, ठीक है, उस सिचुएशन में हम उस बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहेंगे, यानी उसे रोकना चाहेंगे, तो उस बॉडी के अंदर जो टॉर्क मौजूद है, जो टॉर्क इस पर एक्ट कर रहा है, वो टॉर्क एक अपोजिशन काज करेगा, हमें इसकी स्टेट को चेंज करने से रोकेगा, ठीक है। और वो जो अपोजिशन काज होगी बेसिकली उस अपोजिशन को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके अलावा ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन मास m एंड आल्सो r स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और उसके साथ रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट है each small piece of mass within a large rigid body undergoes same angular acceleration about the pivot point। सिंपल सी बात यही है, अगर हमारे पास कोई लार्ज और रिज्ड बॉडी, कोई बड़ी बॉडी, तो उसका हर छोटा छोटा पीस, ठीक है, यानी उस बॉडी का हर हिस्सा
सेम एंगुलर एक्सेलरेशन में जाएगा अबाउट द पिवट पॉइंट। ठीक, ये चीजें आपने कवर कर लेनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम में आपने सबसे पहला काम एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला याद करना है, देन आपने आगे प्रोसीड करना है। मोमेंटम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशनल मोशन व्हाइल एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, हमें मालूम है कि मोमेंटम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कहाँ, लीनियर मोशन में। जब हमारे पास बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी तो उस वक्त हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ पार्टिकल इज सेड टू possess an angular momentum about a reference axis if it so move that its angular position change relative to that reference। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या है, कोई पार्टिकल है, हम तब कहेंगे कि ये एंगुलर मोमेंटम पजेस करता है जब वो रेफरेंस एक्सिस से अपनी पोजीशन को चेंज करे। यानी कोई इंसान है जो कि रेफरेंस एक्सिस, जहां से हम रेफरेंस ले रहे हैं, ये आइडिया लगा रहे हैं कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, तो वहां से अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तब हम कहेंगे कि वो एंगुलर मोमेंटम पजेस करता है। कि अगर कोई बॉडी रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज कर रही है, मूव कर रही है, तो उसके हिसाब से, तो उस रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से वो बॉडी एंगुलर मोमेंटम पजेस करती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय अदर टू लाइंस। ठीक है, इसे थोड़ा देख लें अगर चाहें तो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उससे पहले यहाँ पर ये यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का, ये आपने याद कर लेना है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आपने जस्ट ये एक पॉइंट याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। No external torque acts on a system. The total angular momentum of the system remains constant. अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एंगुलर मोमेंटम मौजूद है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ही ना करे, तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है, इफ अ बॉडी इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी एट ईच बॉडी पॉइंट। ठीक है, अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो स्पिनिंग कर रही है, ठीक है, घूम रही है, यानी किसी एक्सिस के ऊपर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो उसके बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर मौजूद होगी। नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी इज द सम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी is the sum of the kinetic energies of all the parts। ये आपने जस्ट ऊपर से देख लेना है। In rolling or spinning bodies, rotational kinetic energy must be added in total kinetic energy। ये मैं आपको बुक से ही समझा देती हूँ कि आपने किस तरह से कवर करना है, और ये पॉइंट भी आप देख लें, फिर मैं आपको ये दोनों पॉइंट बुक से समझाती हूँ। When hoop and disc start moving down an inclined plane of height, they consist both translational and rotational motion. If no energy lost against friction, their total kinetic energy is equal to its potential energy at bottom। ठीक, ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको बुक में से समझाती हूँ। अच्छा, तो जैसे ये एग्जांपल ले लें, बुक से ही हम ले रहे हैं, ये दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, जब ये डाउनवर्ड मूव करेंगे इस इंक्लाइंड प्लेन से, अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं है और कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इन द बॉटम यानी नीचे आकर इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। यानी इस वक्त इन दोनों कंटेनर्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है, अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं, तो जब हम ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेंगे तो वो इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, तो आपने इनको जस्ट ऊपर से देख लेना है, इसमें ये चीज़ें नहीं आती। वैसे ये इतना खास टॉपिक नहीं है, इसमें से क्वेश्चंस कभी ऐसा नहीं हुआ कि आए हों, पर इन केस अगर आ जाए तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको प्रिपरेशन करवा देती हूँ। ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ पुट इनटू ऑर्बिट बाय रॉकेट्स एंड हेल्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ के अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं, तो उनको उस ऑर्बिटल में रॉकेट के जरिए पुट किया जाता है और वो ग्रेविटेशनल पुल के जरिए वहाँ पर हेल्ड किए जाते हैं, तो बेसिकली उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के अराउंड मूव करें, और उनको ऑर्बिटल में हम कैसे पुट करते हैं, एक रॉकेट के जरिए। नेक्स्ट है
लो मूविंग सैटेलाइट हैव एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो लो मूविंग सैटेलाइट्स हैं वो हमेशा ग्रेविटी की स्पीड से मूव करती हैं, तो उनकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये नीचे एक पॉइंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ दे फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द ऑर्बिट, इट हैज एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर r एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सप्लाइड बाय ग्रेविटी। तो बेसिकली इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है। से ये कैपिटल आर, आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है। कैपिटल आर बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है और ये बराबर होता है 6400 किलोमीटर की। कितना, 6400 किलोमीटर। और ये साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिखा जाता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक, अच्छा ये वैल्यू आपने याद रखनी है। 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो कि रिक्वायर होती है एक सैटेलाइट को स्पेस में पुट करने के लिए, और उसे क्या कहा जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी इनवर्सली, ठीक, एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, जितना के, तो आपने इसको जस्ट ऊपर से देख लेना है, अदरवाइज इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है। और ये भी आपने याद रखना है, स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। यानी रेडियस जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ सैटेलाइट उतनी कम होगी, और रेडियस जितना कम होगा स्पीड ऑफ सैटेलाइट उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद है हायर द सैटेलाइट देन स्लोअर द स्पीड एंड लॉन्गर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। यानी एक सैटेलाइट जो जितना दूर है तो उसकी स्पीड उतनी कम होगी, ठीक है, जितनी उसकी स्पीड कम होगी तो जाहिर सी बात है उसे ज़्यादा टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैव 400 किलोमीटर्स हाइट फ्रॉम अर्थ। यानी जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है जो कि अर्थ के क्लोज ऑर्बिटल में होती है, उसका डिस्टेंस कितना होता है, 400 किलोमीटर। हाईएस्ट फ्रॉम अर्थ से कितना ऊपर होती है वो, 400 किलोमीटर, और ये क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रियल एंड अपीयरेंट वेट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर यूसेट के टेस्ट में इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिकली रियल वेट और अपीयरेंट वेट में डिफरेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। रियल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यानी रियल वेट जो होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर वेट एंड वेट शोन ऑन स्प्रिंग बैलेंस इज कॉल्ड अपीयरेंट वेट। यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल, पर जो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जब वेट मेजर किया जाता है और जो वेट स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर शो होता है उससे हमेशा क्या कहा जाता है, अपीयरेंट वेट कहा जाता है। ठीक, व्हेन द लिफ्ट एंड बॉडी इज एट रेस्ट इट्स एक्सेलरेशन एंड रिजल्टेंट फोर्स बोथ विल बी जीरो। लिफ्ट यहाँ पर एलिवेटर को शो कर रहा है, बेसिकली हमारे पास कोई एलिवेटर है या बॉडी है, दोनों रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स दोनों क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था पेंसिल से, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन लिफ्ट और एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड इट्स वेट मोर देन इट्स रियल वेट। ठीक, जब हमारे पास कोई एलिवेटर या कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा होता है, अर्थ से ऊपर जा रहा होता है, तो उसका जो अपीयरेंट वेट है ना हमारे पास वो ज़्यादा होता है उसके रियल वेट से। क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। ठीक, और उस वक्त टेंशन जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन वेट। नेक्स्ट, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड इट्स वेट लेस देन इट्स रियल वेट। अब क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई एलिवेटर डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तब उसका वेट हमेशा उसके रियल वेट से कम होगा। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। कैसे, जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो वो टुवर्ड ग्रेविटी मूव कर रहा है, क्योंकि कुछ उस ऑब्जेक्ट की अपनी फोर्स लग रही है जिसके लिए वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और साथ में ग्रेविटेशनल पुल भी है, तो वो दोनों मिलाएंगे तो उसका जो वेट है वो उसके रियल वेट से कम होगा। ठीक, और इस वक्त क्या होगी, टेंशन लेस देन वर्क होगी। ठीक, सो ये सिंबल बाय मिस्टेक लग गया था, बेसिकली इसका करेक्ट सिंबल ये है, टेंशन हमेशा क्या होगी, लेस देन वेट होगी। उसके बाद एक पॉइंट और है, अपीयरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू इट्स रियल वेट। ठीक, ये लाजमी नहीं है कि जो अपीयरेंट वेट है किसी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा बराबर हो उसके रियल वेट के, नहीं होता ऐसा। ठीक है,
इट इज ऑलवेज इक्वल टू और अपोजिट टू फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो रियल वेट है वो हमेशा किसके बराबर होगा, उस फोर्स की, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए चाहिए। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मूव करिए तो उसका रियल वेट बेसिकली या तो बराबर होगा उस फोर्स के या अपोजिट होगा उस फोर्स के जो उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अपने जहन में हमेशा याद रखना है वो है फ्री फॉलिंग बॉडी का वेट हमेशा हमारे पास क्या होता है, जीरो। यानी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसका वेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है वेटलेसनेस, तो यहाँ पर जस्ट मैंने सिर्फ ये एक ही बात डिस्क्राइब की है कि अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसका वेट जीरो होगा। अच्छा, इस वक्त हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी बेसिकली क्या है, व्हेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, इस तरह के मोशन को ऑर्बिटल मोशन कहा जाता है। फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो आपने ये भी याद रखना है बस थोड़ा बहुत, और यूनिट मीटर पर सेकेंड। और ये डिपेंड किस पे कर रही होती है, अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के रेडियस पे। बस ये 2-4 चीजें ऊपर से देख लें, अदरवाइज इसमें से कोई खास एमसीक्यूज नहीं आते। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, तो इसमें से भी क्वेश्चंस नहीं आते, पर हम फिर भी ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रेविटी क्रिएटेड बाय मैन टू कंट्रोल ऑर्बिटल रोटेशन ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ पुल और पुश। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको याद रखना है अगर रखना चाहें तो, अदरवाइज कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल, तो ये भी कुछ खास नहीं है, देख लेते हैं हम फिर भी। ड्यू टू दिस ऑर्बिट सैटेलाइट रिमेन्स ऑलवेज ओवर द सेम पॉइंट ऑन द इक्वेटर। नेक्स्ट है सैटेलाइट मस्ट कंप्लीट इट्स ऑर्बिट इन 1 डे और 24 आवर्स। अच्छा, इस पॉइंट को आप याद रख लेंगे, सैटेलाइट जो है वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करती है 24 आवर्स के अंदर या 1 डे के अंदर। ठीक, और ये यूज किस लिए होती है, यूज फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, वेदर ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन एंड अदर मिलिट्री यूजेस। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं आती। ठीक, लास्ट में मैंने ये जियो स्टेशनरी रेडियस लिखा है, आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है। समटाइम एमसीक्यूज में डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है। तो जियो स्टेशनरी रेडियस की वैल्यू क्या है, 4.23 × 10⁴ किलोमीटर। समटाइम एमसीक्यूज में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी बेसिकली वही जो स्टेशनरी ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू है आपने देख लेनी है। और ऑर्बिटल रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये वही ऑर्बिटल का रेडियस। अच्छा, हाइट अबव द इक्वेटर कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। अच्छा, ये नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें से कभी एमसीक्यूज आए नहीं हैं। ये बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे 126 कंट्रीज यूज करती हैं, 30,000 टू वे टेलीफोन्स और उसके साथ 3 टीवी चैनल्स को ऑपरेट करता है। ठीक है, अदरवाइज इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्लूइड डायनामिक्स। इसे भी हम नोट्स में से ही कवर करेंगे। इसमें भी बेसिकली कुछ खास नहीं है, आपने जस्ट ऊपर से कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है और कुछ जो है वो लॉज याद रखने हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को भी देख लेते हैं। सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक। ठीक है, यानी फ्लूइड की स्टडी रेस्ट पर क्या कहलाएगी, हाइड्रोस्टेटिक। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड की स्टडी मोशन में वो क्या कहलाएगी, फ्लूइड डायनामिक्स। टाइप्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, तो हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स की 2 टाइप्स हैं, हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ लिक्विड्स इन मोशन। ठीक है, लिक्विड की मोशन में वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोडायनामिक्स। उसके बाद है एरोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ गैसेस इन मोशन। ठीक है, गैसेस की मोशन में स्टडी क्या कहलाएगी, एरोडायनामिक्स कहलाएगी। उसके बाद है विस्कोसिटी डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो। ये चीज आपने याद रखनी है, विस्कोसिटी से अक्सर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, यानी रेट ऑफ फ्लो कौन डिटरमाइन करता है, विस्कोसिटी डिटरमाइन करती है। हाई रेट ऑफ फ्लो है, यानी लिक्विड जो है वो इजीली फ्लो कर रहा है तो उसकी विस्कोसिटी लो होगी। और लो रेट ऑफ फ्लो है, यानी लिक्विड जो है वो इजीली मूव नहीं कर रहा तो हाई विस्कोसिटी होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आपने जस्ट ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पर डिपेंड करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक,
नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये जस्ट आपने याद रखना है कि ये डिपेंड करती है किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये फार्मूला है लेकिन ये याद नहीं करना, नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉज। तो यहाँ हम देख लेते हैं, सब्सटेंस दैट फ्लो इजीली हैव स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, हमें मालूम है वो सब्सटेंस जो इजीली फ्लो कर सकता है उसके पास विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट स्मॉल होगा, ठीक। सब्सटेंस व्हिच डू नॉट फ्लो इजीली हैव लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वो सब्सटेंस जो इजीली फ्लो नहीं कर सकता तो उसके पास लार्ज कोएफिशिएंट होगा विस्कोसिटी का। एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का एसआई यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ठीक। तो और ये किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग और अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। बेसिकली ये मैंने फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में भी आपको करवाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो कि फ्लूइड से मूव कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड के अंदर मूव करना चाह रहा है, तो वो एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। रिटार्डिंग फोर्स यानी अपोजिशन फोर्स, एक वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर मूव करने में अपोजिशन काज करेगी, रोकेगी। बेसिकली उसे ड्रैग फोर्स कहा जाता है। और नीचे है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, ड्रैग फोर्स इंक्रीज, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज, ड्रैग फोर्स डिक्रीज। तो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रैग फोर्स के। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है तो ड्रैग फोर्स कम होगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब आप किसी ट्रेन में या किसी गाड़ी में जो है वो सफ़र कर रहे हैं, उस वक्त आप अपना हाथ विंडो से बाहर निकालते हैं तो वो आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। अगर तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो आपके हाथ को ज़्यादा पीछे धकेलेगा, ठीक है। और अगर गाड़ी की स्पीड स्लो होगी तो आपका हाथ जो है वो एक स्लो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। विस्कस ड्रैग डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, विस्कस ड्रैग किस पर डिपेंड करती है? साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है स्टोक्स लॉ। तो बेसिकली इसका ये फार्मूला है पर आप इसे बेशक याद ना करें, नहीं आता। तो स्टोक्स लॉ में आपने ये याद रखना है, व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्लो देन ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ ये बता रहा है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो स्लो होगी, क्या होगी? स्लो, तो उस वक्त ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज फास्ट देन ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हमारे पास स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की वो फास्ट है तो ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के स्क्वायर की, ठीक। अगर तो स्पीड स्लो है तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन अगर स्पीड हाई है तो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद है यूनिट ऑफ ईटा एन। तो बेसिकली ये वही है, विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ठीक। उसके बाद है टर्मिनल वेलोसिटी। When drag force becomes equal to the weight of the object, then the body will fall at steady state. We call it terminal velocity. अच्छा, जब हमारे पास जो है ड्रैग फोर्स जो है वो बराबर हो जाती है ऑब्जेक्ट के वेट के, तो उसमें बॉडी जो है वो स्टेडी स्टेट के अंदर फॉल करती है और इसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। बेसिकली ये कैसे है मैं आपको समझाती हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? ऑब्जेक्ट के मास के। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल्स है टर्मिनल वेलोसिटी की। लार्जर रेन ड्रॉप हैव लार्जर मास सो इट हैज लार्जर टर्मिनल वेलोसिटी सो इट हर्ट्स मोर देन लाइट रेन ड्रॉप्स। लेट्स सपोज आप बारिश में खड़े हुए हैं, अगर तो रेन ड्रॉप के जो साइज है वो ज़्यादा है, कतरा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो आपको ज़्यादा ज़ोर से लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हाई होगी, ठीक। और अगर वही बारिश का कतरा जो है वो छोटा होगा तो वो आपको इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी साइज स्मॉल है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? स्लो होगी, ठीक। ये वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। नेक्स्ट है, अ टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक। तो बेसिकली जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मास के भी, और स्क्वायर ऑफ द रेडियस यानी रेडियस के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ये एक पॉइंट है, अगर चाहें तो याद रख लें, पैराट्रूपर अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक।
पैराट्रूपर जो है वो मैक्सिमम कितनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करते हैं, 200 किलोमीटर पर आवर की। आप इसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा ये फार्मूलाज वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आप टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला जो है वो याद रख सकते हैं, Vt = mr²। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन फ्लो। If every particles that passes a particular point move along exactly the same smooth path followed by the previous particle passing that point, this is called streamline। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास एक पाइप है और उसके अंदर से स्ट्रीम लाइन्स पास हो रही हैं, यानी वाटर फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है लाइनिंग्स में। बेसिकली यहाँ पर आने वाला जो पार्टिकल है वो सेम वही पाथ फॉलो कर रहा है जो कि इससे पहले वाला कर चुका है, यानी यहाँ से गुजर चुका है, और दूसरी जो लेयर है वो इसके ऊपर आ रही है इसी तरह से, तो इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। ठीक, डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसके बाद है टर्बुलेंट, इरेगुलर फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, जो वाटर का इरेगुलर फ्लो होता है जिसमें कोई स्ट्रीमलाइन नहीं होती तो उसे टर्बुलेंट कहते हैं। उसके बाद है आइडियल फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होते हैं देख लेते हैं। फ्लूइड इज नॉन विस्कस, नो फ्रिक्शन, यानी फ्लूइड विस्कस नहीं होना चाहिए, कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए उसमें। इनकम्प्रेसिबल, उसकी यानी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वो इनकम्प्रेसिबल हो। और उसके बाद लेमिनर फ्लो होना चाहिए उसका, तो वो हमारे पास आइडियल फ्लूइड कहलाता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आप ये भी देख लें, मास फ्लो इनटू द वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू मास फ्लो रेट आउट, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताती है कि जितना मास वॉल्यूम के अंदर गया है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वॉल्यूम है, इसके अंदर जितना मास गया है ना वो बराबर हो रेट ऑफ आउटलेट के जितना मास इसके बाहर आया है, यानी जितना मास इसके अंदर गया है बाहर आने वाला मास भी उसी के बराबर हो। ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है, और आप ये याद रख सकते हैं A1 V1 = A2 V2 इस तरह से। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स कैसे बनती हैं। द एरिया ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ फ्लूइड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, जो एरिया होता है ना फ्लूइड का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। लेट्स सपोज मेरे पास एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, स्पीड स्लो होगी। अगर हमारे पास जो लिक्विड आ रहा है तो वो इन तमाम डायरेक्शंस में फैलने की कोशिश करेगा और इसकी स्पीड स्लो होगी। लेकिन अगर मेरे पास जो है वो एरिया कम है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा एरिया और वेलोसिटी का वो हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। और एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। और अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है जिसमें आपको एरिया नहीं दिया जाता तो उस सिचुएशन में आप एरिया फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से, πr²। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो आपने याद रख लेनी है। डीप वाटर फ्लोज स्लोली इन कंपैरिजन टू शैलो वाटर बट द वॉल्यूम फ्लो रेट इन बोथ केसेस आर सेम, यानी जो डीप वाटर होता है वो स्लोली मूव करता है एज कंपैरिजन टू शैलो वाटर, बट जो वॉल्यूम फ्लो रेट है दोनों का वो सेम होता है। ठीक, अच्छा, बर्नाल ड्राइव एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स स्पीड एंड एलिवेशन, यानी बर्नाल ने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था जो रिलेट किसको करता है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड को, यानी फ्लूइड के प्रेशर को और उसकी स्पीड को। आपने ये चीज याद रखनी है। उसके बाद है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जो स्पीड है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के। बर्नाल्स इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस एंड फ्लोज इन नॉन टर्बुलेंट स्टेडी स्टेट मैनर, यानी ये भी आपने याद रखनी है कि बर्नाल्स इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए है, आइडियल फ्लूइड्स के लिए, यानी इनकम्प्रेसिबल होने चाहिए, नॉन विस्कस होने चाहिए, नॉन टर्बुलेंट यानी स्ट्रीमलाइन होने चाहिए स्टेडी स्टेट मैनर में। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि बर्नाल्स इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल फ्लूइड्स के लिए। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, फ्लो स्पीड एंड हाइट फॉर फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज कॉल्ड बर्नाल्स फ्लूइड। तो आप ये देख लें, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, और ये नीचे कुछ यूजेस और एप्लीकेशंस हैं और टॉरिसल्स थ्योरम्स है, इसमें से भी क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो आप बेशक इसे देख लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने फिजिक्स के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया। अब इंशाल्लाह 2 वीडियोस के अंदर अंदर हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को वाइंड अप करके और सेकंड ईयर की फिजिक्स की तरफ मूव करेंगे और फिर इंशाल्लाह केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे।
और अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं स्टूडेंट्स की कि मैम हमारा एचईसी का पोर्टल काम नहीं कर रहा, हमारे मोटिवेशन लेटर्स कंप्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, या हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और अप्लाई करें। और जिन बच्चों का एचईसी का पोर्टल काम नहीं कर रहा, वो सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान में ट्राई करें, उस वक्त काम कर रहा होता है तो आपके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। और अगर इसके अलावा किसी स्टूडेंट को फॉर्म फिल करवाने के लिए पेड सर्विस चाहिए तो इंस्टाग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है करियर इन पाकिस्तान के नाम से, तो हम उनका फॉर्म फिल करने के लिए पेड सर्विस दे सकते हैं। और अगर मोटिवेशन लेटर लिखवाने के लिए भी आपको पेड सर्विस चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है, आप हमसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।